रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई को आज 16 दिन हो गए हैं। रूसी बमबारी से मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतें, स्टेडियम और लाइब्रेरी की इमारतें तबाह हो चुकी हैं। कीव और मारियोपोल समेत दीगर शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। पहली बार लोत्सिक और दिनपेरू में धमाके हुए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग का 16वां दिन। रूसी बमबारी में तेजी, यूक्रेनी अफवाज की मुज़ाहिमत। लोत्स्क और द्निप्रो में धमाकों की आवाजें। रिहायशी इमारतें, स्टेडियम, लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर तबाह। रूस यूक्रेन का बायोलॉजिकल हथियारों की तैयारी का दावा। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई को आज 16 दिन हो गए। रूस को सख्त मज़ाहिमत का सामना है। रूसी बमबारी से मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतें, स्टेडियम और लाइब्रेरी की इमारतें तबाह हो चुकी हैं। कीव और मारियोपोल समेत दीगर शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। कीव में रूसी फ़िज़ाई हमले में कम से कम 6 यूक्रेनी जख्मी हुए। वहीं पहली बार लोत्स्क और द्निप्रो में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अब तक इन शहरों पर हमले नहीं हुए थे। Вітаю, шановні лучани, шановні жителі громади. На жаль, не можу сказати вам доброго ранку. Сьогодні орієнтовно о 5:45 пролунало 3 вибухи, влучило 3 ракети в наш військовий аеродром. Є один загиблий. Інформація щодо постраждалих та їх кількості, ступеня важкості поранень уточнюється. На місці працює Державна служба надзвичайних ситуацій. хочу сказати, що не спрацювала। कीव में रूसी हमले का यूक्रेनी फौजें डटकर जवाब दे रही हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान बंदरगाही शहर मारियोपोल के शहरियों को सख्त अजियत से गुजरना पड़ा। रूस के हमले वक्फे से लगातार होते रहे, जिसकी वजह से शहरियों के इनखला के अमल में रखना पड़ा। इस बीच यूक्रेन के वजीर दिफा का कहना है कि गैर तरबियत याफ्ता शहरियों को जंग के मुहाज पर भेजा नहीं जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में उसके फौजी कम, शहरियों की हलाकत ज्यादा हुई है। ताहम उन्होंने महलूकीन की तादाद के बारे में जानकारी नहीं दी। Во время обстрела были ранены водитель, женщина была ранена, и солдаты, несмотря на взрывы вокруг, спасали раненых и оттягивали в подвал. По-моему, тогда уже горел даже бензовоз, да, когда... रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि अमेरिका बायोलॉजिकल हथियारों की तैयारी के लिए यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस का दावा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों को निशाना बनाने वाले बायो एजेंट तैयार करने का इरादा रखते हैं। Интересен проект Пи-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши, в том числе приоритетом изучения бактериальных и вирусных पतोगेनов। रूसी इल्जामात पर मगरबी ममालिक का कहना है कि रूस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो मुस्तकबिल में मुमकिना तौर पर खुद यूक्रेन के खिलाफ कीमियाई और बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल कर सके। ज़ेलेंस्की ने कीमियाई हथियारों की तैयारी का रूसी इल्जाम की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ये इल्जाम खुद अपने आप में एक धोखा है। Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже. Хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других. Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы... यूक्रेन के मुहाजिरीन का बहरान दिन ब दिन बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए मुहाजिरीन गलीहो ग्रेडी का कहना है कि मुहाजिरीन की तादाद 25 लाख तक पहुंच गई है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक उनका कहना है कि मुल्क से निकलने वाले इन अफराद में 1,16,000 किसी तीसरे मुल्क के शहरी हैं। दीगर 20 लाख ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर नकल मकानी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
उधर यूक्रेन के सदर ने आज खिताब करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक स्ट्रेटेजिक मोड़ पर पहुंच गई है। जेलेंस्की ने कीव में सदारती महल के बाहर एक वीडियो में यूक्रेन और रूसी दोनों में जंग के 16वें दिन के बारे में बात की। जेलेंस्की ने कहा कि यह कहना नामुमकिन है कि हमें अपनी जमीन को आजाद करने के लिए कितने दिन दरकार होंगे, लेकिन यह कहना मुमकिन है कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजिक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। उनके तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब रूसी सदर पुतिन ने कहा कि मुतहारिब ममालिक के दरमियान बातचीत में यकीनी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати, ми це зробимо, бо ми цього прагнемо. Бо стратегічного перелому ми вже досягли, ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги. Це вітчизняна війна. Війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх убитих людей, убитих солдатів, який збирає по всій Росії зараз резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни, який придумав завозити найманців проти наших людей, головорізів з Сирії, з країни, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують нас. Наш Маріуполь, наш Харків, Охтирку, Чернігів, Волноваху, Ізюм тощо. Вот так российские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу, как они говорили, к русскоязычным людям, как они всем кричали о защите, которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия, а теперь вот еще сирийские наемники, которых вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой во всем. अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जुमे को ऐलान किया कि यूक्रेन पर हमले की सजा के तौर पर अमरीका रूस के साथ अपनी तिजारती हैसियत को ड्रामाई तौर पर कम करेगा और रूसी समुद्री ग़िज़ा, अल्कोहल और हीरों की दरामद पर भी पाबंदी आयद कर देगा। बाइडेन ने कहा कि आजाद दुनिया पुतिन का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो रही है। Spoken for some time with President Zelensky of Ukraine. I told him, as I have each and every time we've spoken, the United States stands with the people of Ukraine and as they bravely fight to defend their country, and they are doing that. And as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia in the global stage. Later today, together with other NATO allies in the G7, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, as well as the European Union, we're going to jointly announce several new steps to squeeze Putin and hold him even more accountable for his aggression against Ukraine. And I want to speak to a few of those points today. First, each of our nations is going to take steps to deny most favored nation status to Russia. फ्रांस में यूरोपीय यूनियन की चोटी कॉन्फ्रेंस आज दूसरे रोज भी जारी रही। कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के मुतालिक बड़ा फैसला लिया गया। लिथुआनिया के सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने वर्सल्स में जारी चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन में यूक्रेन की शमूलियत को ग्रीन सिग्नल दिया है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान रूस के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की हैं। यूक्रेन की मज़ाहमत की हिमायत में यूरोपीय यूनियन मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद नजर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने कहा कि वो कीव के लिए फौजी मदद में इजाफा करेंगे। मॉस्को को यूक्रेन पर हमले की सजा देने के लिए जल्द ही नए सिरे से रूस पर दबाव डालने के लिए पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। But this time, I think we sent the signal which is crucially necessary for our friends, for our partners, Ukrainians, and this is a message that we are ready to give the perspective. We are ready to start the process, and I think this is very important for them right now because I had the opportunity to discuss this issue with Volodymyr Zelensky many times, and he asked me to do everything what is possible, just
in order to give the hope to the people. रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन में रजाकार जंगजुओं को भिजवाने के फैसले की हिमायत की है। सदर पुतिन ने मुल्क की सलामती काउंसिल के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो भी रूस की हिमायत याफ्ता फौजों के साथ लड़ना चाहता है इसे इसकी इजाजत दी जाएगी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूस के वजीर दिफा ने कहा है कि मशरिक वस्ता में 1600 रजाकारों ने कहा है कि वो रूसी फौज के साथ लड़ने वालों में शामिल होंगे। Сбора со всего мира наемников и направления их на Украину мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमे को मॉस्को में बेलारूस के सदर से मुलाकात की और बातचीत की। सदर ने रूस के यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी हिमायत जाहिर की है। उन्होंने 2 हफ्ते कबल हमला शुरू करने से पहले बेलारूसी सरजमीन पर अपने इत्तेहादी फौजियों को जाने की इजाजत दी थी। वाज़ेह है कि 2020 में लुकाशेंको ने मुल्क की तारीख में बड़े पैमाने पर एहतजाज की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पायदार लहर से बचने के लिए मॉस्को की हिमायत पर इन्हिसार किया था। Они предпринимались всегда, предпринимают и сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Но уверен, что мы пройдем через эти трудности и наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможности чувствовать себя независимыми, самостоятельными. В конечном итоге пойдет на пользу, так как это было. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. रूसी जारहियत का सामना कर रहे यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका सामने आया है। रूसी जारहियत के बायस बका की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन को फौजी और इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने 14 बिलियन का बजट मंजूर किया। वहीं अमेरिका की नायब सदर हैरिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले से बेघर होने वाले लोगों के लिए $50 मिलियन से ज्यादा इमदाद का ऐलान किया। नायब सदर ने वारसा, पोलैंड के दौरे के दौरान इंसानी बुनियाद पर मदद की फराहमी का ऐलान किया। अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के जरिए तकरीबन $53 मिलियन फराहम करेगा। फंड्स खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से जाएंगे, जो यूक्रेन से फरार होने वाले या अपने घरों से बेघर होने वालों के लिए खुराक फराहम करेगा। यूक्रेन में एक तरफ जंग चल रही है, लेकिन दूसरी यानी मोहब्बत भी परवान चढ़ रही है। जंगज़दा यूक्रेन के कीव में एक जोड़े ने शादी भी रचाई है। यह शादी जंग के बीच खुशियों के पल जीने का हौसला बख्श कारनामा है। यह रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेनी जोड़े के लिए जंग पर मोहब्बत जीत गई। दरअसल दिमित्रो श्यालूफ और अन्ना पिनोस्युक ने रूस के हमले पर अपनी परेशानियों को एक तरफ रखा और शहर के शहरी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी की। रूस के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों और यूक्रेन की सरकारी अफवाज के दरमियान तनाज़े के दौरान इनकी मुलाकात 7 साल कबल शहर डोनेस्टिक में हुई थी। इस साल रूस के यूक्रेन पर हमला करने से 2 माह से भी कम वक्त पहले दिमित्रो ने अन्ना को तजवीज पेश की।
उन्होंने मौसम गर्मा के दौरान शादी करने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने मंसूबे में तरमीम की, इस यकीन के साथ कि इन्हें बाद में इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। 2015-му в Донецьку, коли була така сама ситуація, коли вирішили одружитися, це 2022-й, це Київ, це та сама ситуація. Тепер нам страшно подумати, що буде, коли будуть народжуватися наші діти. Ми планували на літо, але при таких умовах вирішили зараз це зробити. शिबलोव का कहना है कि मुस्तकबिल के बारे में कौन जानता है, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। Так, ще на Новий рік. Я освічився, ми вирішили це робити, але хто знає, що буде далі, тому вирішили робити це зараз. नए शादीशुदा जोड़े सिविल तंजीमों के रजाकारों के तौर पर काम करते हैं और रूस के दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी के बावजूद कीव में ही रहने का इरादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूसी, यूक्रेनी और बेलारूसी हथियार साज कंपनियां रवां माह मलेशिया में मुनक्किदा डिफेंस सर्विसेज एशिया नामी हथियारों की नुमाइश में शरीक नहीं होंगी। जुमे के रोज इस नुमाइश के मुंतजमीन की जानिब से इन 3 ममालिक की कंपनियों के अदम शिरकत की तस्दीक की गई है। मलेशिया की हुकूमत की मेजबानी में मुनक्किदा इस इवेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाजिम अब्दुर्रहमान ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस और बेलारूस पर आयद सख्त तरीन पाबंदियों के बाद इन ममालिक की कंपनियों के लिए इस नुमाइश में शिरकत आसान नहीं रही थी। हिंदुस्तानी वजारत दिफा ने एक बयान में एतराफ किया है कि 9 मार्च को पाकिस्तान की हुदूद में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर हिंदुस्तान से फायर हुआ था, जिसकी आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया। बयान में मजीद कहा गया कि इत्तलात के मुताबिक मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरा है और अगरचे यह हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, मगर यह जानकर इत्मीनान हुआ है कि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि 9 मार्च की सुबह जिला खानेवाल के कस्बे मियां चुन्नू में एक गैर मुतवक्के वाकया पेश आया, जिसमें एक इंतहाई तेज रफ्तार शय उड़ती हुई मकामी रिहायशी इलाके पर आ गिरी थी। यूरोपीय यूनियन खर्ज पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने आलमी ताकतों के साथ ईरान के टूटे हुए जौहरी मुआहदे की बहाली में ताखीर के लिए बैरूनी अवामिल को जिम्मेदार ठहराया। जोसेफ के तफसीरे जुमे को उस वक्त सामने आए हैं जब अमेरिका के लिए 2018 में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने वाले मुआहदे में दोबारा शामिल होने का मंसूबा करीब आ रहा था और ईरान के लिए अपने तेजी से आगे बढ़ते हुए जौहरी प्रोग्राम को दोबारा महदूद करने का मौका भी था। कतर ने जुमे के रोज एक मीटिंग की मेजबानी की, जिसमें तुर्की में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबान के वजीर खारजा और अफगानिस्तान के लिए एक अमरीकी सिफारतकार को एक ही कमरे में देखा गया। कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने पहली बार अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट से बात की। इसके बाद कतर की तरफ से जारी करदा वीडियो में तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को मगरिब और अस्सानी में मुज़ाकरात के लिए शामिल होते हुए दिखाया गया। कतरी बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी पेशरफ्त का जायजा लिया और अफगान अवाम के लिए इस्तेहकाम हासिल करने और किसी भी इंसानी बहरान से बचने के लिए हम आहंगी और ताउन के तरीकों का जायजा लिया। हम सबको हौसला अफजाई की जरूरत होती है जो हमें बेहतर मकाम हासिल करने की तरगीब देता है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड के अजीम सितारे तशरीफ लाए। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ी मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर उर्फ गीता मां। डांस शो जज डांस की दुनिया में गीता मां के नाम से फेमस द वन एंड ओनली गीता कपूर। देखिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आई एम मोर एक्साइटेड।
I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. That's fab. Yeah, इनकी मदर का ख्वाब था कि ये डांसर बने. 3 साल की थी जब इनकी मदर का देहांत हुआ. So mother's no more, but she's now living that dream and she's made it her own. मेरी मम्मी भी जो थी, उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाला था. She also wanted to be a dancer at some point in her life. लेकिन वो हो ना पाया, तो उन्होंने मुझे डांस क्लासेस में डाला. इसका आंसर आता है आपको? हाँ, very easy. Did you just say I can? He's laughing. इसको मजा आ रहा है. He thinks it's like ये क्या लिख के दे दिया आप लोगों ने? ये तो मैं रोज करता हूँ. 19/34. 100%. Yeah. अरे बाप रे गुरुदेव. कोई मुझे बता दो, is this the right answer? Sit. It is the right answer. मैं वक्त कह रहा हूँ. 2020 के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया. ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं. इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश. Hello guys, hi. Hello. Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you and I am so happy to meet you. The pleasure is mine as well. नीलकंठ, आप कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कियान के लिए? बिल्कुल. These are interesting problems because they require certain calculation skill, but they also require some intelligence into understanding the best way to solve them.